हेलो स्टूडेंट, पता है ये कौन से ऐसे केमिकल है जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है और कौन कौन से ऐसे केमिकल है जो हमारे फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से ऐसे केमिकल है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। चलिए इसी सवालात का जवाब देने के लिए हम नया चैप्टर शुरू करते हैं और इस चैप्टर का नाम है बायोमोलिक्यूल। इसे उर्दू में हयातियाती सालमात भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बायोमोलिक्यूल ये दो वर्ड से मिलकर बना है। एक है बायो और दूसरा है मॉलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल, बायो ये वर्ड इस्तेमाल होता है लाइफ के लिए, है ना। जो जिंदा चीजें होती हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसके लिए बायो का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, यानी लाइफ के लिए बायो का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। और मॉलिक्यूल तो आपको मालूम ही है, ये केमिकल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो लाइफ एंड केमिकल, ऐसे केमिकल जो जिंदगी के लिए, जो लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल होते हैं, ऐसे केमिकल जो लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा इसेंशियल होते हैं, ऐसे केमिकल को हम बायोमोलिक्यूल कहते हैं। चलिए कौन कौन से ऐसे बायोमोलिक्यूल है जो हम ये चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। देखिए सबसे पहला बायोमोलिक्यूल होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ये ऐसा बायोमोलिक्यूल है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को, जो लिविंग थिंग्स को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसी तरह से दूसरा होता है प्रोटीन। ये एक ऐसा बायोमोलिक्यूल है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बैरूनी मतलब जो आउटर स्ट्रक्चर होता है उसको बनाने में बहुत मददगार साबित होता है। इसी तरह से न्यूक्लिक एसिड, ये तो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल है कि इसके बगैर आप जिंदगी को, इसके बगैर लाइफ को आप इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं, है ना। अगर डीएनए आरएनए, ये जो न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए आरएनए, ये ना हो तो आप ऐसे समझ लीजिए कि लाइफ को इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं, है ना। ये हमारे बाल किस तरह से होने चाहिए, हमारे नाखून किस तरह से होने चाहिए, हमारी प्रॉपर्टी जो है आँखों की खुसूसियात किस तरह से होनी चाहिए, तो ये सब चीज़ें कौन डिसाइड करता है? न्यूक्लिक एसिड डिसाइड करते हैं, है ना। इसी तरह से लिपिड ग्लूकोज का अल्टरनेटिव है, ये फ्यूल का अल्टरनेटिव जो है लिपिड होता है। इसी तरह से जो सेल मेम्ब्रेन होती हैं, सेल मेम्ब्रेन का एक ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है लिपिड। जो हमारी सेल है तो सेल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। नेक्स्ट है एंजाइम। एंजाइम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उन केमिकल रिएक्शंस को इन्हांस करने के लिए, उनकी स्पीड को बढ़ाने के लिए एक केमिकल इस्तेमाल होता है जिसे हम एंजाइम कहते हैं। तो एंजाइम ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो रिएक्शंस होती हैं, जो मेटाबॉलिज्म होता है, उसको क्या कर देता है? इन्हांस कर देता है, उसकी स्पीड को बढ़ा देता है। इसी तरह से हम देखेंगे विटामिन, है ना। ये विटामिन जो होता है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो मेटाबॉलिज्म होता है, जो मेटाबॉलिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, तो उसके मेंटेनेंस के लिए जो केमिकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है उसे हम विटामिन कहते हैं। इसी तरह से हार्मोन, ये एक ऐसा केमिकल है जो हमारी बॉडी के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक जगह से दूसरी जगह मैसेज को पहुंचाता है। खास तौर से नर्वस कोऑर्डिनेशन, जो आप चैप्टर पढ़े होंगे बायोलॉजी के अंदर, तो उस बायोलॉजी के अंदर एक आपने जो चैप्टर पढ़ा है नर्वस कोऑर्डिनेशन, उसके अंदर एक वर्ड आया होगा हार्मोन। तो हार्मोन क्या करता है? एक जगह से दूसरी जगह ये मैसेज को पहुंचाता है। हार्मोन एक केमिकल मैसेंजर है। जी हाँ, हार्मोन एक केमिकल मैसेंजर है जो हमारी बॉडी के अंदर मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। तो ये बहुत सारे एक बायोमोलिक्यूल हैं जो हम देखने वाले हैं। खास तौर से हम जिन बायोमोलिक्यूल का इस हमारी वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। ये तीन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल है और यही जो है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के अंदर इसी को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला बायोमोलिक्यूल। तो जिस बायोमोलिक्यूल का हम सबसे पहले स्टडी करने वाले हैं उसका नाम है कार्बोहाइड्रेट।
देखिए कार्बोहाइड्रेट, मैंने पहले भी कहा, कार्बोहाइड्रेट ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्या करता है? ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब देखते हैं ये कार्बोहाइड्रेट कहते किसे हैं। देखिए कार्बोहाइड्रेट की जो सबसे पहली डेफिनेशन आई है वो ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। सबसे पहली जो डेफिनेशन जो इस्तेमाल की जाती थी कार्बोहाइड्रेट को डिफाइन करने के लिए वो होती थी ये कि कार्बोहाइड्रेट्स आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। मतलब जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो कार्बन के हाइड्रेट होते हैं। कार्बन के हाइड्रेट का मतलब होता है कि उसमें कार्बन होता है, ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें कार्बन होता है, और हाइड्रेट्स मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी जिनका फॉर्मूला होता है CHH2OY। यानी कुछ तादाद में उनके अंदर कार्बन होते हैं और कुछ तादाद में वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं। जैसे एक बहुत ही नोन कार्बोहाइड्रेट जो पहले भी सबको मालूम था वो है ग्लूकोज। ग्लूकोज का फार्मूला क्या है? C6H12O6। ये ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6। देखिए इसमें जो कार्बन है वो कितने हैं? इसमें कार्बन है 6। कितने कार्बन है इसमें? 6 कार्बन है। और अगर आप देखें तो इसमें H2O जो है, H2O के मॉलिक्यूल 6 हैं, कार्बन 6 है, और पानी के मॉलिक्यूल जो है वो कितने हैं? 6 हैं। देख लें आप, देखिए कार्बन कितने हैं? 6। हाइड्रोजन कितने हैं? 12। मतलब 6 दूनी 12 है ना, हाइड्रोजन 2 और ये 6 दूनी 12। ऑक्सीजन कितने हैं? 6। तो देखो 6 एका 6। तो अगर आप देखें तो जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन होते हैं और वाटर के मॉलिक्यूल यानी H2O कितने होते हैं? 6 होते हैं। इसीलिए ग्लूकोज जो है वो कार्बन का हाइड्रेट हुआ, क्योंकि इसमें कार्बन भी है और पानी के मॉलिक्यूल भी हैं। तो उसका फार्मूला हो गया C6H12O6, है ना। तो ग्लूकोज जो है वो क्या हो गया? कार्बन का हाइड्रेट हो गया, है ना। इसी तरह से फ्रुक्टोज का भी फार्मूला यही है, C6H12O6, यानी उसके अंदर भी कार्बन 6 है और पानी के मॉलिक्यूल कितने हैं? 6 पानी के मॉलिक्यूल हैं। तो वो भी क्या हुआ? कार्बन के हाइड्रेट हो गया। तो पहले ये जो है डिफाइन किया गया कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और वो जिस फॉर्मूले को फिल करते हैं वो फॉर्मूला होता है CXH2OY। क्या फॉर्मूला होता है? CXH2OY। यानी उनमें कुछ तादाद में कार्बन होना चाहिए और कुछ तादाद में वाटर के मॉलिक्यूल होना चाहिए, यानी H2OY। इस फॉर्मूले को उन्होंने पूरा करना चाहिए, फिल करना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया कुछ ऐसे केमिकल सामने आए जो ये फॉर्मूले को पूरा करते हैं, ये फॉर्मूले को फिल तो कर लेते हैं लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं, वो एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं। जैसे अगर आप देखें फॉर्मल्डिहाइड के अंदर अगर आप देखेंगे तो एक कार्बन है, कार्बन कितना है? 1 है। देखिए कार्बन 1 है, H2O मतलब वाटर का मॉलिक्यूल भी उसके अंदर 1 है ना। 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, यानी H2O भी 1 है। तो ये फॉर्मूले को फिल कर रहा है बराबर, उसमें कार्बन भी है और H2O भी उसके अंदर है, लेकिन ये एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है ना। फॉर्मल्डिहाइड ये एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है, यानी ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूले को पूरा कर रहा है। ये CXH2O फॉर्मूला जो है हमारा उसको पूरा कर रहा है, उसको फिल कर रहा है। इसी तरह से एसिटिक एसिड, देखिए एसिटिक एसिड, इसमें कार्बन 2 है। अगर आप देखें तो इसमें कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। और H2O अगर आप देखें मतलब वाटर के मॉलिक्यूल को अगर आप देखें तो वो भी कितने हैं? 2 हैं। जरा देख लें हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 4। देखो 4 हाइड्रोजन है क्या? 3 और 1 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन 2 है क्या? देखो 2 1 2 है ना। ऑक्सीजन 2 है क्या? जी हाँ, ऑक्सीजन भी 2 है। तो मतलब ये हुआ कि जो एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड भी CXH2OY जो फॉर्मूला है उसको फिल कर रहा है, लेकिन एसिटिक एसिड ये एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है, ये एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो कुछ ऐसे केमिकल हैं
जो इस फॉर्मूले को फिल तो कर रहे हैं लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, और कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जो ये फॉर्मूले को पूर्ण नहीं करते हैं, फिल नहीं करते हैं, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं। जैसे C6H12O5, ये जो केमिकल है ये रेमोनोज है, ये एक कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन ये CXH2Y फार्मूले को पूर्ण नहीं करता है। मतलब इसमें कार्बन की तादाद जो है 6 है, लेकिन वाटर के मॉलिक्यूल 5 अगर आप देखें फॉर्मूले में ये नहीं बैठेगी, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये कार्बोहाइड्रेट तो है लेकिन फॉर्मूले को पूर्ण नहीं कर रहा है। तो ये जो डेफिनेशन है कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो कार्बन के हाइड्रेट्स होते हैं और उनका फार्मूला CXH2O Y होता है, ये अब जो है बराबर साबित नहीं हो रहा है। तो कार्बोहाइड्रेट की नई डेफिनेशन पेश की गई, नई डेफिनेशन जो है वो सामने लाई गई। अब वो नई डेफिनेशन क्या है? कार्बोहाइड्रेट की जो नई डेफिनेशन पेश की गई वो ये है कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव भी होते हैं। क्या मतलब है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन का? इसका देखिए एक मतलब ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा तादाद में हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं, बहुत ज़्यादा नंबर में इनके पास क्या होते हैं? हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं। कौन से ग्रुप होते हैं? OH ग्रुप। OH ग्रुप इनके पास बहुत ज़्यादा तादाद में होंगे, बहुत ज़्यादा नंबर में होंगे। साथ ही साथ ये क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप रखते हैं और कीटोनिक ग्रुप रखते हैं। एल्डिहाइड ग्रुप का मतलब होता है इनके पास CHO ग्रुप होना चाहिए। कौन सा ग्रुप होना चाहिए? CHO ग्रुप इनके पास होना चाहिए। दूसरा कीटोनिक ग्रुप होना चाहिए। कीटोनिक ग्रुप यानी C+O ग्रुप इनके पास होना चाहिए। अगर इस तरह से उनके पास बहुत ज़्यादा तादाद में हाइड्रोक्सी ग्रुप है, बहुत ज़्यादा नंबर में उनके पास हाइड्रोक्सी ग्रुप है, और उनके पास एल्डिहाइड ग्रुप भी है या कीटोनिक ग्रुप भी है, और वो ऑप्टिकली एक्टिव भी हैं, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे? कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे ग्लूकोज। देखिए जो ग्लूकोज का फॉर्मूला है वो क्या है? C6H12O6, 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन। अब चलिए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा है। देखिए ग्लूकोज का ये स्ट्रक्चर है ना। कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है और ऑक्सीजन कितने हैं? 6 हैं। अगर आप ये स्ट्रक्चर, ओरिजिनल स्ट्रक्चर ग्लूकोज का यही है। अगर इसमें आप हाइड्रोक्सी ग्रुप को देखेंगे तो देखिए हाइड्रोक्सी ग्रुप इसमें 5 है। एक हाइड्रोक्सी ग्रुप, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां। 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप इसमें मौजूद है। देखिए कहीं ज़्यादा तादाद में, कहीं ज़्यादा नंबर्स में इसमें क्या है? हाइड्रोक्सी ग्रुप मौजूद है। क्या इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है? देखिए CHO ग्रुप भी इसके पास मौजूद है ना। तो ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप भी है और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा तादाद में, बहुत ज़्यादा नंबर में इनके पास हाइड्रोक्सी ग्रुप भी मौजूद है। इसीलिए ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है और वो कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। इसी तरह से नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट है फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज का भी फार्मूला सेम है, C6H12O6। देखिए ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है ये स्ट्रक्चर फ्रुक्टोज का है। ये स्ट्रक्चर किसका है? फ्रुक्टोज का है। आपको देखने में तो दोनों ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों ही सेम नजर आएंगे, लेकिन एक मेजर डिफरेंस इसके अंदर है। वो मेजर डिफरेंस भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए इसके अंदर फ्रुक्टोज जो होता है, फ्रुक्टोज के अंदर भी हाइड्रोक्सी ग्रुप जो होते हैं, हाइड्रोक्सी ग्रुप को अगर आप देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, इसमें भी 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप है। मतलब बहुत ज़्यादा तादाद में, बहुत ज़्यादा नंबर में इनके पास हाइड्रोक्सी ग्रुप है। क्या इसके पास एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप है? देखिए इसके पास C+O यानी कीटोनिक ग्रुप भी इसके पास मौजूद हैं। इसीलिए ये फ्रुक्टोज जो है ये क्या होगा? ये भी कार्बोहाइड्रेट होगा, क्योंकि ये भी हमें क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करने में हमारी मदद करता है ना। तो फ्रुक्टोज क्या हुआ? ये भी एक कार्बोहाइड्रेट हुआ क्योंकि ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन है। तो फ्रुक्टोज जो होता है,
फ्रुक्टोज पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है, जबकि ग्लूकोज जो है वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। बोलो बात समझ में आई है? तो ऐसे कंपाउंड जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं उन्हें हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। अब कभी कभी ऐसा होगा कि कुछ कार्बोहाइड्रेट मतलब उनके पास फंक्शनल ग्रुप तो इस तरह का नहीं होगा, एल्डिहाइड या कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप तो नहीं होगा, लेकिन हाइड्रोलिसिस करने पर वो उस तरह का केमिकल हमें प्रोवाइड कर देगा। जैसे अगर आप देखें तो ये वाला जो केमिकल है C6H10O5, ये स्टार्च है या सेलुलोज है, ये मेरे पास जो है ये पॉलीसैकेराइड है, सेलुलोज है। फॉर एग्जांपल ये क्या है, मेरा सेलुलोज है। अब इसके अंदर आप डिटेक्ट करने की कोशिश करें एल्डिहाइड ग्रुप को या कीटोनिक ग्रुप को, तो ये आपको एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप की जांच नहीं देगा। तो ऐसा लगेगा आपको कि ये एल्डिहाइड या कीटोन इसके अंदर नहीं है। लेकिन अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस कर लें, इसका क्या कर लें आप, इसका हाइड्रोलिसिस अगर आप कर लें तो हाइड्रोलिसिस करने पर आपको ये उस तरह के कंपाउंड प्रोवाइड कर देगा जिसमें कई ज्यादा तादाद में, यानी वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होगा या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होगा। तो जब सेलुलोज का मैं हाइड्रोलिसिस करता हूं तो वो ग्लूकोज दे देता है। क्या प्रोवाइड कर देता है? वो ग्लूकोज प्रोवाइड कर देता है। और आपको मालूम है ग्लूकोज क्या है, ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। तो डेफिनेशन क्या हो गई, ऐसे कंपाउंड जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं या हाइड्रोलिसिस करने पर वो उस तरह के कंपाउंड प्रोवाइड कर देते हैं, इस तरह के कंपाउंड को हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। देखिए कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे होते हैं जो टेस्ट में मीठे होते हैं, जो टेस्ट में कैसे होते हैं, मीठे होते हैं। और ये जो स्वीट वर्ड जो होता है, मीठा जो वर्ड होता है, ग्रीक में स्वीट वर्ड के लिए सैकरीन का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। तो इसीलिए जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट को सैकराइड भी कहा जाता है, क्योंकि वो खाने में उनका जायका कैसा होता है, वो मीठा होता है। इसीलिए कार्बोहाइड्रेट को सैकराइड भी कहा जाता है। ठीक है, कौन कौन सी अब एग्जाम्पल है कार्बोहाइड्रेट की, हम उन्हें देख लेते हैं उनके फार्मूले के साथ। ये आपको याद रखना है कौन सा कार्बोहाइड्रेट का क्या नाम है और उसका फार्मूला क्या है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर वो याद हो जाए तो मेरा आगे का पूरा जो लेक्चर है वो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो आप जो है ये फार्मूले को नोट डाउन करते चले जाएं। ठीक है, सबसे पहला जो कार्बोहाइड्रेट है वो हम देखने वाले हैं ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6। क्या फार्मूला है ग्लूकोज का? C6H12O6। इसी तरह से नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट है फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज का भी फार्मूला सेम है C6H12O6। ठीक है, इसी तरह से गैलेक्टोज, यहां लिखा हुआ नहीं है लेकिन याद रखें आप, गैलेक्टोज ये भी जो है कार्बोहाइड्रेट है जिसका भी फार्मूला सेम है C6H12O6। आपको ऐसा लग रहा होगा कि फार्मूला सेम है, लेकिन इनके अंदर क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट है सुक्रोज। जो हम शक्कर खाते हैं, जो आम शक्कर, जो कॉमन शुगर जो हम खाते हैं, कॉमन टेबल शुगर जो होती है, इसे सुक्रोज कहा जाता है। केमिस्ट्री में इसे क्या कहा जाता है? सुक्रोज। तो ये भी एक कार्बोहाइड्रेट है। इसका फार्मूला है C12H22O11। क्या फार्मूला है इसका? C12H22O11। इसी तरह से लैक्टोज, जो दूध के अंदर पाई जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है, इसका नाम क्या है? लैक्टोज। और लैक्टोज का जो फार्मूला है वो भी सेम है C12H22O11, है ना। इसी तरह से एक और कार्बोहाइड्रेट आपको याद रखना है, उस कार्बोहाइड्रेट का नाम क्या है? सेलुलोज। सेलुलोज जो है इसका फार्मूला है C6H10O5 और ब्रैकेट के बाहर है N, मतलब C6H10O5 ये बहुत ज्यादा नंबर में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये पॉलीमर है, तो C6H10O5 बहुत ज्यादा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसके लिए हमने क्या लगा दिया यहाँ? N यहाँ ब्रैकेट के बाहर लगा दिया है। तो C6H10O5 और ब्रैकेट के बाहर N। ठीक है,
तो ये सेलुलोज है। इसी तरह से नेक्स्ट है स्टार्च। स्टार्च का फार्मूला भी यही है, C6H10O5 और ब्रैकेट के बाहर N। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कार्बोहाइड्रेट समझ में आ गया होगा और कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट है और आपको याद रखना है वो भी आपको मैंने बता दिया हूँ। देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ टर्म बता देता हूँ ताकि आपको मेरे आगे के लेक्चर समझ में आ जाए। देखिए, कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे होते हैं जो एक ही मॉलिक्यूल के फॉर्म में मौजूद होते हैं। कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे होते हैं जो एक ही मॉलिक्यूल के फॉर्म में मौजूद होते हैं, यानी वो मोनोमर के फॉर्म में मौजूद होते हैं। इस तरह से वो एक ही मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहेंगे तो हम उसे क्या कहेंगे, मोनोमर। ठीक है, मोनोमर मतलब वो सिर्फ अकेला होता है, एक ही पार्ट होता है उसका, मतलब एक ही मॉलिक्यूल के फॉर्म में होते हैं। और कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़कर एक बड़ा सा मॉलिक्यूल तैयार कर लेते हैं। कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे होते हैं जिनमें बहुत छोटे छोटे कार्बोहाइड्रेट आपस में जुड़कर एक बहुत बड़ा सा मॉलिक्यूल तैयार कर लेते हैं, एक बहुत बड़ा सा कार्बोहाइड्रेट तैयार कर लेते हैं। तो जब बहुत बड़ा सा कार्बोहाइड्रेट अगर हो तो हम उसे क्या कहेंगे, पॉलीमर कहेंगे। ठीक है, उसमें कैसा होता है, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपस में जुड़कर एक बहुत बड़ा सा मॉलिक्यूल तैयार कर लेंगे, उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं। तो मोनोमर अगर एक छोटा सा मॉलिक्यूल है तो उसे हम मोनोमर कहते हैं, और पॉलीमर जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपस में जुड़कर एक बहुत बड़ा सा मॉलिक्यूल तैयार कर लेंगे तो उस मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे, पॉलीमर हम कहेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि छोटी सी बात आपको याद हो गई होगी। देखिए, अब हम जो है कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन को समझने वाले हैं। देखिए, कार्बोहाइड्रेट को उनके हाइड्रोलिसिस की बुनियाद पर क्लासिफाई किया जाता है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट का जब हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो हाइड्रोलिसिस करने पर वो कितने छोटे मॉलिक्यूल दे रहा है। जब कार्बोहाइड्रेट का हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, पानी के जरिए से उसको तोड़ रहे हैं, तो पानी जब उसका हाइड्रोलिसिस करने पर वो कितने मॉलिक्यूल प्रोवाइड कर रहा है, उसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसी बुनियाद पर, इसी की बेसिस पर हम कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट की जो सबसे पहली क्लासिफिकेशन होती है वो होती है मोनोसैकराइड। कौन सी क्लासिफिकेशन होती है, मोनोसैकराइड। मोनो एक, सैकराइड कार्बोहाइड्रेट, तो मोनोसैकराइड इसके नाम से ही आपको मालूम पड़ रहा है। यानी ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनके हाइड्रोलिसिस आप नहीं कर सकते, जिसकी फर्दर आप हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते हो, यानी उसका हाइड्रोलिसिस करने पर आपको और ज्यादा छोटे छोटे मॉलिक्यूल नहीं मिलने वाले, क्योंकि वही सबसे छोटा मॉलिक्यूल होता है। मोनोसैकराइड सबसे छोटा मॉलिक्यूल वही होता है। जैसे ये मॉलिक्यूल सबसे छोटा है, इसका आप और टुकड़े इसके नहीं कर सकते हैं और इसका हाइड्रोलिसिस आप नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका आप फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते हैं, सबसे छोटे वही होते हैं। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट को हम क्या कहते हैं, मोनोसैकराइड कहते हैं। ठीक है, और ऐसे सैकराइड की मिसालें आपको याद रखनी है। इसकी मिसालें हैं ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज। इनका फार्मूला है C6H12O6। ग्लूकोज का भी फार्मूला यही है, ग्लूकोज का भी फार्मूला यही है C6H12O6। फ्रुक्टोज का भी यही फार्मूला है और गैलेक्टोज का भी यही फार्मूला है। तो ये ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज ये ऐसे सैकराइड हैं, ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जिनको आप और ज़्यादा हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, इनको और ज़्यादा हाइड्रोलिसिस इनका आप नहीं कर सकते, इनको और ज़्यादा तोड़ नहीं सकते हैं। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनको आप और ज़्यादा जो है तोड़ नहीं सकते हैं, हाइड्रोलिसिस जिनका नहीं कर सकते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, मोनोसैकराइड कहते हैं। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज इनकी मिसालें हैं। हाइड्रोलिसिस की बेसिस पर ही कार्बोहाइड्रेट की एक और क्लासिफिकेशन है जिसे हम कहते हैं ओलिगोसैकराइड। ओलिगोसैकराइड ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनका हाइड्रोलिसिस करने पर, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका हाइड्रोलिसिस करने पर 2 से लेकर 10 तक छोटे छोटे मोनोसैकराइड हासिल होते हैं। यानी छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपको 2 से लेकर 10 तक अगर आपको छोटे छोटे मॉलिक्यूल हासिल हो रहे हैं, मिल रहे हैं, तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट को हम ओलिगोसैकराइड कहते हैं। बोलो, बात समझ में आ रही है? तो ओलिगोसैकराइड ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनका हाइड्रोलिसिस अगर हम करें तो हाइड्रोलिसिस करने पर 2 से लेकर 10 तक छोटे छोटे मोनोसैकराइड या छोटे छोटे मॉलिक्यूल हमें मिलते हैं। ऐसे कार्बोहाइड्रेट को हम ओलिगोसैकराइड कहते हैं।
जैसे मिसाल के तौर पर सुक्रोज का जब मैं हाइड्रोलिसिस करता हूँ, यानी पानी के जरिए से इसको क्या करता हूँ, तोड़ने की कोशिश करता हूँ, तोड़ता हूँ, तो सुक्रोज दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूट जाता है। ठीक है, एक हमें वो देता है ग्लूकोज और दूसरा देता है हमें फ्रुक्टोज। तो ग्लूकोज, ये सुक्रोज जो है क्या हुआ है, दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल में उसका हाइड्रोलिसिस हो गया है ना। तो कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनका हाइड्रोलिसिस करने पर वो दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल देंगे। कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे होंगे जिनका हाइड्रोलिसिस करने पर वो तीन छोटे छोटे मॉलिक्यूल देंगे। कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट होंगे जिनका हाइड्रोलिसिस करने पर वो चार छोटे छोटे मॉलिक्यूल या कार्बोहाइड्रेट या मोनोसेकेराइड वो हमें प्रोवाइड करेंगे। 5, 6, 7 इस तरह से 10 तक अगर वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल प्रोवाइड कर रहे हैं तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट को हम क्या कहते हैं, ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। ठीक है, अगर ओलिगोसैकेराइड के अंदर ही अगर कार्बोहाइड्रेट, ओलिगोसैकेराइड के अंदर ही अगर कार्बोहाइड्रेट हमें दो ही छोटे छोटे मॉलिक्यूल अगर वो प्रोवाइड कर रहा है, यानी जब हम कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो हाइड्रोलिसिस करने पर दो छोटे मोनोसेकेराइड हासिल हो रहे हैं। रिपीट कर रहा हूं बात को, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका हाइड्रोलिसिस करने पर दो छोटे छोटे कार्बोहाइड्रेट हासिल हो रहे हैं, दो छोटे छोटे मोनोसेकेराइड हासिल हो रहे हैं, इन्हें हम कहेंगे डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड, दो अगर आपको छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिल रहे हैं तो हम इसे क्या कहेंगे, डाइसेकेराइड कहेंगे। अगर तीन छोटे छोटे मॉलिक्यूल अगर आपको मिल रहे हैं तो हम इसे क्या कहेंगे, ट्राइसेकेराइड कहेंगे। और चार मिल रहे हैं तो हम इसे टेट्रासेकेराइड कहेंगे। 5 मिल रहे हैं तो पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, इस तरह से जो है आप इसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ओलिगोसैकेराइड को हम क्लासिफिकेशन और भी ज्यादा क्लासिफाई कर सकते हैं, डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड, पेंटासेकेराइड, इस तरह से 10 तक आप इसको ओलिगोसैकेराइड को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ओलिगोसैकेराइड को और भी हमने क्लासिफाई किया है, डाइसेकेराइड के अंदर, ट्राइसेकेराइड के अंदर, टेट्रासेकेराइड के अंदर, और भी आप जो है क्लासिफाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले डाइसेकेराइड किसे कहते हैं। तो बताइए डाइसेकेराइड किसे कहते हैं। डाइसेकेराइड ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनका हाइड्रोलिसिस करने पर ये दो छोटे छोटे मोनोसेकेराइड प्रोवाइड करते हैं। ऐसे कार्बोहाइड्रेट को हम डाइसेकेराइड कहते हैं, जैसे सुक्रोज। देखो, सुक्रोज की जब हम आबपाशिदगी करेंगे, यानी जब इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे, तो हाइड्रोलिसिस करने पर सुक्रोज दो छोटे छोटे मोनोसेकेराइड में टूट जाता है। इसका हाइड्रोलिसिस जब होता है तो ये दो छोटे छोटे मोनोसेकेराइड में टूट जाता है। एक जो उसका मोनोसेकेराइड होता है, एक इसका जो मोनोमर होता है, एक मोनोसेकेराइड जो होता है इसका नाम होता है ग्लूकोज, जिसका फार्मूला है C6H12O6, और दूसरा जो मोनोसेकेराइड वो देता है वो होता है फ्रुक्टोज। तो याद रखेंगे आप कि जब सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो दो मोनोसेकेराइड जो मिलते हैं, एक का नाम होता है ग्लूकोज और दूसरे का नाम होता है फ्रुक्टोज। दोनों का फार्मूला सेम है। ठीक है, तो C6H2 जब C12H22O11 का हाइड्रोलिसिस हम कर रहे हैं, पानी के जरिए से तोड़ रहे हैं, तो क्या मिल रहा है, C6H12O6 मिल रहा है, और दूसरा भी क्या मिल रहा है, C6H12O6 मिल रहा है। एक को हम ग्लूकोज कहते हैं और दूसरे को हम फ्रुक्टोज कहते हैं। तो दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल वहां मिलते हैं, तो इसीलिए सुक्रोज क्या हो गया, सुक्रोज डाइसेकेराइड हो गया। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल है माल्टोज। माल्टोज का फार्मूला भी सेम है। देखो, जितने भी डाइसेकेराइड हम पढ़ने वाले हैं, तमाम के तमाम डाइसेकेराइड का फार्मूला सेम है, C12H22O11। तो देखिए यहाँ माल्टोज एक दूसरा डाइसेकेराइड है, इसका फार्मूला भी वही है, C12H22O11। ये माल्टोज, ये दूसरा डाइसेकेराइड है। जब मैं इसका हाइड्रोलिसिस कर रहा हूं तो हाइड्रोलिसिस के नतीजे में, ठीक है, उसके रिजल्ट में हमें क्या मिल रहा है, दो मोनोसेकेराइड हमें मिल रहे हैं। कौन कौन से मोनोसेकेराइड मिल रहे हैं, ग्लूकोज, और दूसरा भी कौन मिलता है, ग्लूकोज ही मिलता है। तो इसका जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हाइड्रोलिसिस के नतीजे में हमें दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलेंगे माल्टोज के हाइड्रोलिसिस के नतीजे में। कौन कौन से रहेंगे, ग्लूकोज, और दूसरा भी कौन रहेगा, ग्लूकोज रहेगा। इसी तरह से एक और एग्जांपल आपको याद रखनी है, वो ये है लैक्टोज। ठीक है, ये जो दूध होता है, दूध के अंदर पाई जाने वाली शक्कर है। ठीक है, इसे हम
इसका भी फार्मूला वही है C12H22O11। इसका जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो लैक्टोज के हाइड्रोलिसिस के नतीजे में आपको मिलता है गैलेक्टोज और ग्लूकोज। याद रखें आप, किसके हाइड्रोलिसिस के नतीजे में कौन सा मॉलिक्यूल आपको मिल रहा है। सुक्रोज का जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या मिलता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलता है, ठीक है। इसी तरह से जब आप माल्टोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या मिलता है आपको, ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलता है। इसी तरह से जब लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या मिलता है, गैलेक्टोज और ग्लूकोज मिलता है। देखो दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिल रहे हैं, इसीलिए सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज ये किसकी एग्जांपल हो गई, डाइसैकेराइड की एग्जांपल हो गई, ठीक है। ओलिगोसैकेराइड की नेक्स्ट क्लासिफिकेशन होती है ट्राइसैकेराइड, है ना। ट्राइसैकेराइड की डेफिनेशन क्या हो गई, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका हाइड्रोलिसिस करने पर 3 छोटे छोटे मोनोसैकेराइड हासिल होते हैं, इन्हें हम ट्राइसैकेराइड कहते हैं। यानी जब हम ट्राइसैकेराइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, 3 छोटे छोटे मोनोसैकेराइड मिलेंगे। जैसा फॉर एग्जांपल अगर आप देखें यहाँ, इसके एग्जांपल जो है ट्राइसैकेराइड की वो क्या है, रेफिनोज। क्या एग्जांपल है ट्राइसैकेराइड की, रेफिनोज इसके एग्जांपल है। रेफिनोज का फार्मूला क्या है, C18H32O16, ठीक है। जब मैं इसका हाइड्रोलिसिस करता हूं तो रेफिनोज के हाइड्रोलिसिस करने पर, रेफिनोज का जब मैं हाइड्रोलिसिस करता हूं तो रेफिनोज का हाइड्रोलिसिस करने पर हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है, इसी तरह से फ्रुक्टोज मिलता है और गैलेक्टोज मिलता है। तो ये 3 छोटे छोटे मोनोसैकेराइड मुझे मिलते हैं, इसीलिए रेफिनोज ट्राइसैकेराइड की एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट ओलिगोसैकेराइड की जो क्लासिफिकेशन है वो है टेट्रासैकेराइड। क्या है उसकी क्लासिफिकेशन, टेट्रासैकेराइड। अब इसकी तारीफ तो आप खुद भी कर सकते हैं, इसकी डेफिनेशन तो आप खुद भी कर सकते हैं। क्या होगी इसकी डेफिनेशन, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका हाइड्रोलिसिस करने पर 4 छोटे छोटे मोनोसैकेराइड हासिल होते हैं। क्या होते हैं, 4 छोटे छोटे मोनोसैकेराइड हासिल होते हैं, या रिजल्ट में हमको 4 मोनोसैकेराइड मिलते हैं, इन्हें हम क्या कहेंगे, टेट्रासैकेराइड कहेंगे। क्या कहेंगे, इसे हम टेट्रासैकेराइड कहेंगे। और इसके एग्जांपल जो है वो है स्टैचियोज। क्या इसके एग्जांपल है, स्टैचियोज। देखो स्टैचियोज का जो फार्मूला है वो फार्मूला है C24H42O21। क्या फार्मूला है स्टैचियोज का, C24। क्या फार्मूला है स्टैचियोज का, C24H42O11। जब मैं इसका हाइड्रोलिसिस करूंगा, क्या करूंगा इसका जब मैं हाइड्रोलिसिस करूंगा तो हाइड्रोलिसिस करने पर मुझे क्या मिलेगा, 4 छोटे छोटे मोनोसैकेराइड मिलेंगे। और वो मोनोसैकेराइड का नाम क्या है, एक को हम कहेंगे ग्लूकोज, एक को हम कहेंगे फ्रुक्टोज, एक का नाम होता है गैलेक्टोज और दूसरे का भी नाम होता है गैलेक्टोज। तो 4 मोनोसैकेराइड मिलते हैं, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज और गैलेक्टोज, ये 4 मोनोसैकेराइड मिलते हैं। इसीलिए स्टैचियोज जो है वो टेट्रासैकेराइड की बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है, ठीक है। तो ये हमने देखा था कि ओलिगोसैकेराइड को किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है। तो ओलिगोसैकेराइड को 3 तरह से हमने क्लासिफाई कर दिया है। एक इसकी जो क्लासिफिकेशन होती है डाइसैकेराइड, एक होता है ट्राइसैकेराइड और एक होता है टेट्रासैकेराइड। उम्मीद करता हूं आपको ये ओलिगोसैकेराइड की तारीफ और उसकी क्लासिफिकेशन भी आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट की जो क्लासिफिकेशन वो है पॉलीसैकेराइड, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट को जो नेक्स्ट हमने क्लासिफाई करेंगे वो होता है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड किसे कहेंगे, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका हाइड्रोलिसिस करने पर 10 से ज्यादा, अब वो कितने भी हो सकते हैं, 15, 20, 25, 30, 35, 100, 150, कितने भी हो सकते हैं। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनकी हाइड्रोलिसिस करने पर 10 से ज्यादा मोनोसैकेराइड हासिल होते हैं, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका हाइड्रोलिसिस करने पर 10 से ज्यादा मोनोसैकेराइड हासिल होते हैं, तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट को हम क्या कहेंगे, पॉलीसैकेराइड कहेंगे। तो क्या होगा, पॉलीसैकेराइड एक बहुत बड़ा सा मॉलिक्यूल होगा। इस बड़े से मॉलिक्यूल का जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वो बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट को हम क्या कहने वाले हैं, पॉलीसैकेराइड कहने वाले हैं। इसके एग्जाम्पल हैं सेलुलोज,
इसी तरह से स्टार्च और ग्लाइकोजन, ये पॉलीसेकेराइड के एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि सेलुलोज, स्टार्च या ग्लाइकोजन का जब हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में पॉलीसेकेराइड में टूट जाता है। बहुत ज़्यादा, 100 से ज़्यादा जो है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में क्या हो जाते हैं, ये टूट जाते हैं। इसीलिए सेलुलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन ये 3 अलग अलग कार्बोहाइड्रेट है। तो ये कार्बोहाइड्रेट क्या कहलाएंगे? पॉलीसेकेराइड कहलाएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको अभी तक क्या क्या बताया हूं, देख लीजिए। मैंने आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, ठीक है। फिर कार्बोहाइड्रेट को किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है वो बताया आपको कि कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई किया जाता है मोनोसेकेराइड में। अगर वो एक ही जो है उसकी हाइड्रोलिसिस नहीं हो रही है, अगर उसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं हो रही तो हम इसे क्या कहते हैं? मोनोसेकेराइड कहते हैं। फिर मैंने बताया ऑलिगोसेकेराइड, अगर ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका हाइड्रोलिसिस करने पर वो 2 से लेकर 10 तक मोनोसेकेराइड आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट को हम क्या कहते हैं? ऑलिगोसेकेराइड कहते हैं। फिर इसके अंदर मैंने आपको इसकी क्लासिफिकेशन बताया। ऑलिगोसेकेराइड को हम 3 तरह से क्लासिफाई करते हैं, डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड और टेट्रासेकेराइड। ठीक है, फिर कार्बोहाइड्रेट को एक और हमने क्लासिफिकेशन देखे हैं, वो है पॉलीसेकेराइड। ठीक है, तो ये तमाम बातें मैंने आपको बताया उनके एग्जाम्पल के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा लेक्चर समझ में आया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। जब तक अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।